सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड, एक वीकली शो जिसमें एक इशू पर हम तफसील से बात करते हैं और उसके हर पहलू पर। आज लेकिन हम दो ट्रेजेडीज पर बात करेंगे। इशू लेकिन एक है, एक कराची में, एक सवात में, एक सिंध में, एक केपी में, एक जिसमें 27 मासूम लोग जिनकी तफरी आंसुओं में बह गई, एक जिसमें 13 जानों के ख्वाब मलबे तले दब गए। रेस्क्यू का वेट करते करते को आधा पौने घंटे पर गाड़ी आई, इत्मीनान हुआ, अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह तेरा शुक्र गाड़ी आ गई, कुछ ना कुछ हमारे बचेगा। लेकिन क्या हुआ, गाड़ी में से निकले आदमी, उन्होंने कहा हमारे पास आई कुछ नहीं। अब वहाँ बताएं मुझे कि क्या कंडीशन होगी, क्या हालात होंगे हमारे, जब हमें पता चल रहा होगा कि हमारे बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं। अंटिल लोकल लोग जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरी अम्मी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि बिल्डिंग हिल रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद जाती थी वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई नोटिफिकेशन आई थी, ना किसी ने, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। मैं अब यही करती हूँ कि जो अभी ऑलरेडी जो ऐसी बिल्डिंग मौजूद है यहाँ पे इस इलाके में, कहीं पे भी ऐसी, उनको खाली करवा दी जाए। कि मैं नहीं चाहती जो मुझ पे बीती है वो अब किसी और पे बीते, कि उनके अपने को उनको छोड़ के चले जाए बस। क्योंकि जल्द से जल्द अगर कहीं और भी ऐसा कुछ है तो उसको, बिल्डिंग को खाली कर दें, उसको हटा दे, डिस्ट्रॉय कर दे उस बिल्डिंग को ही, ताकि कोई ऐसी जान ना गंवाए और कोई अपनों को छोड़ के ना जाए। They were both preventable tragedies, यानी कि ऐसे साने हैं जिनको रोका जा सकता था। दोनों से जाहिर होता है कि पाकिस्तान में इंसानी जान की कीमत नहीं होती है। अनम आबिद ने जैसे लिखा, कमेंट सेक्शन हमारी कौम की सोच को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि इंतहाई बीमार है। हम विक्टिम को जिम्मेदार समझते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में दुनिया भर की रेस्क्यू टीम्स फौरन रिस्पॉन्स करती हैं, पूरी कोशिश करती हैं विक्टिम्स को बचाने की। इस वजह से ये इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। यह वाक़या सूबाई हुकूमत की मुकम्मल गफलत और उनकी क्रेडिबिलिटी की कमी को दिखाता है। ये प्रोग्राम सिर्फ उन सियासी जमातों की नाअहलियों पर तनकीद करना नहीं है, क्योंकि दोनों सूबों को कई सालों से चला रहे हैं। इसका मकसद तामीरी है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन। तो शुरू करते हैं लियारी से, जहां जुम्मे के रोज एक 5 मंजिला इमारत कोलैप्स कर गई। 15 मर्द, 10 खवातीन, 1 नौजवान और 1 बच्चा शामिल है मरने वालों में। ये ऐसी इमारत है जिसको 2022 में कंडेम किया गया था, ये कहकर कि ये रहने के काबिल नहीं है, इसको वेकेट किया जाए। लेकिन लियारी कम्युनिटी के एक लीडर का क्या कहना था, सुनिए। पूरा जो पगड़ी सिस्टम या जो इस खस्ता हालत वाला निज़ाम यहाँ ओल्ड टाउन और लियारी टाउन में बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं सिर्फ अगर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके ये देखूँ और तमाम लोगों से अगर इस बात का की मवाजना भी किया जाए कि बिल्डिंग डेंजर जोन में है, नोटिस दे दिया गया, खाली करवा दिया गया, बस क्या यहीं तक हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? हमें सब्स्टिट्यूशंस क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस क्या है? एक फ़्लैट मुझे बनाने के लिए एक उसमें से 20 साल 25 साल लग चुके हैं। 2020 में कराची की रिजविया सोसाइटी में एक 5 मंजिला इमारत गिरी थी। वहाँ भी उस वक्त भी 27 लोग मारे गए थे, 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। लवाहिकीन को दियत मिली थी, मालिकान को मैन स्लॉटर की सज़ा भी हुई थी। और सिंध बिल्डिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका काम है कि सेफ हाउसिंग को यकीनी बनाया जाए, रेगुलेट किया जाए, उसके 8 एहलकार सबूत ना होने की वजह से बरी हो गए थे। मैंने 7 जुलाई को सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर कबूल से पूछा कि आखिर इस साने की जिम्मेदारी किसकी है। थोड़ा सा इस बिल्डिंग के बारे में बता सकते हैं, मिल्कियत किसकी है? 2022 में मेरे ख्याल में इसकी वैल्यूएशन हुई तो मालूम हुआ था कि ये रहने के काबिल नहीं है। तो अगर थोड़ी सी इसकी पस मंज़र बैकग्राउंड बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग एक्चुअली इसकी जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन की गई थी वो 1974 की है और ओरिजिनल प्लान के मुताबिक इट वाज ओनली सपोज टू बी अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। बाद में आई बिलीव इन द मिड 2010s इसके ऊपर मज़ीद 2 फ्लोर इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए थे और इसमें अगेन देयर वाज नो गवर्नमेंट एनओसी और परमिशन ग्रांटेड। दिस वाज ऑल डन अंडर द रेडार ऑफ द गवर्नमेंट इलीगली बाय द रेजिडेंट्स देमसेल्व्स, एक प्राइवेट बिल्डर को हायर करके। एंड 2022 में बिल्कुल आपने सही फरमाया, इसकी जब इवैल्यूएशन हुई थी तो इट वाज डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस और 3 दफ़ा एटलीस्ट ऑफिशियली नोटिफाई किया गया था रेजिडेंट्स को कि इस बिल्डिंग को वेकेट किया जाए बिकॉज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कुड नॉट सपोर्ट द लोड and the illegal construction that was done. Unfortunately, the residents
did not pay heed to the government notices, even though our team visited there a couple of times, but teams को भी protest करके वापस भेजा गया. Residents का यही खदशा था कि हम अगर इसको vacate करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे. Unfortunate एक incident है, it could have been avoided if the residents had listened to the SBCA. And जहाँ तक मिल्कियत की बात है, some of the flats in the building were owned by the residents themselves, but some of them were being rented out. और अभी भी जो हम compensation दे रहे हैं जो लोग मुतासरीन हैं, तो compensation उनको ही देंगे obviously जिनकी flats were owned by them, not those who were living there through a rental agreement. और 10 लाख रुपए फी पर्सन तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो लोग जहाँ बाक हुए हैं इसमें, which obviously there is no price for a lost life, but it's a start. And in the coming days inshallah जो लोग अपना मकान या अपनी रहायश का खो चुके हैं उनके लिए ऑल्टरनेट हाउसिंग का भी अरेंजमेंट गवर्नमेंट करके देगी. इसमें आपने बात कही थी कि इनको नोटिस भी जारी हुए थे सिंध बिल्डिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि ये इट्स नॉट सेफ टू लिव इन, मखदूश इमारत जिसको कहते हैं उर्दू में, डेंजरस बिल्डिंग, हैजर्डस बिल्डिंग टू लिव इन, ये है. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने साल 70s में ये बिल्डिंग बनी थी और इसमें गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन भी हुई थी अंडर द रेडार. मे बी इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, क्योंकि रेगुलेशन या बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को ओवरसी करना ये तो हुकूमत का काम है. और अगर अनसेफ है, ये या तो ओनरशिप होती है बिल्डिंग की, उनकी ज़िम्मेदारी होती है, या हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है. तो आप क्या समझते हैं किसकी ज़िम्मेदारी थी जिसमें 27 जानें ज़ाया हुई? देखिए, ऑल पार्टीज़ आर टू बी ब्लेम्ड. किसी एक की इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की भी एक हद तक ज़िम्मेदारी. आपने सही कहा कि गवर्नमेंट को ओवरव्यू करना होता है कि बिल्डिंग्स रेगुलेशन के मुताबिक है नहीं. वो तो गवर्नमेंट ने किया था. अगर SBCA ने नोटिफाई किया था इस बिल्डिंग के रेजिडेंट्स को, तो ऑब्वियसली इसका सर्वे या एवेल्यूएशन हुई थी, तो उसके बाद ही गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई किया था. बिल्डर की भी ज़ाहिर सी बात है गलती है कि उसने क्यों इलीगली कंस्ट्रक्ट किया. रेजिडेंट्स जिन्होंने ख़रीदे या बनवाए ये एडिशनल फ्लोर्स, उनकी भी गलती है. तो एवरीबडी इज़ टू बी ब्लेम्ड इक्वली, बट एट द एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑब्वियसली टेकन ओनरशिप ऑफ द ट्रेजेडी. एंड इसी वजह से जो DG SBC है उसको सस्पेंड कर दिया गया है. दीगर और भी डायरेक्टर लेवल के, इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है. एंड गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि 2022 के इस नोटिस के बाद जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अगर इंस्पेक्ट किया भी बट दे डिड नॉट हैव द बिल्डिंग इवैक्यूएटेड, सबको सज़ा दी जाएगी. अगर DG SBCA के ख़िलाफ़ भी शवाहिद मिलेंगे कि उसने परमिशन दी, तो उसको भी जॉब सस्पेंड तो ऑलरेडी कर लिया, बट उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया गया. लेकिन जेल डालेंगे. जी ठीक है. मैं ये पूछना चाह रही थी क्योंकि अभी तक ज़ाहिर है इंक्वायरी हो रही है, तहकीकात चल रही हैं. सस्पेंशन है सिर्फ, उसका ये मतलब है कि उनको किसी और पोस्ट पे तैनात किया गया, और उसका ये मतलब है कि उनको तनख्वाह और अलाउंसेस अभी भी मिल रही हैं. लेकिन आई थिंक इट कम्स टू द ब्रॉडर क्वेश्चन. आपने बात की कि एंड विल गो एट इट वन बाय वन. एक बड़ा जो सवाल पैदा होता है, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है कि शायद लोग इसीलिए गैर कानूनी तौर पर इमारतों पे इस किस्म की कंस्ट्रक्शन करते हैं क्योंकि कानून के अंडर ये तमाम काम होते हैं. क्योंकि इससे पहले भी कई बार इमारतें कलैप्स हुई हैं और उसके बावजूद शायद अगर बिल्डिंग की ओनरशिप को गिरफ़्तार कर लिया गया हो या कोई कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन जो ऑफिशल्स या तो रिश्वत लेकर या नज़रअंदाज करके, अपनी गफलत उनकी होती है, उनको कुछ नहीं कहा जाता. सो व्हाई हैज़ दैट लेसन नॉट बीन लर्न्ड? Well, I guess it has been learnt this time around because no, but it's why this time? I'm sorry, I'm interrupting, but why does it take deaths? Why does somebody have to die before the government does its duty? You're very right. Even one life should not have been lost. It's very unfortunate, but mistakes were made obviously by the government institutions as well, and that's why we are taking ownership of the situation. And the ministers today in their press conference have announced that even if the DG SBCA, which is a 20-grade officer, if he's found complicit in this गफलत या दिस मिस्टेक, तो उसको भी जेल किया जाएगा. दीगर भी जो अफसरान होते हैं, चाहे वो डायरेक्टर लेवल के हों या इंस्पेक्टर लेवल के हों, इन सब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी. एंड
unfortunate incident hua hai, but hopefully in the future something like this will not happen. Even today there's another building in Lyari which has been evacuated by the government. वहाँ पे भी residents बहुत resistance show कर रहे थे. ये आगरा ताज कॉलोनी का एक रिहायशी बिल्डिंग है, तकरीबन 6 फ्लोर का है ये भी. इसके ऊपर भी cracks develop किए जा चुके थे, and for the past couple of months several notices were sent to the residents, but ये जो incident हुआ है इसके बाद I think जो government machinery है वो भी ज़्यादा हरकत में और ज़्यादा strictly अब enforce कर रही है laws. There are 21 other buildings in Lyari, उनको भी हम vacate करा रहे हैं, and 122 buildings in Lyari उनके ऊपर illegal construction हुई है. तो इन सब को इवेंचुअली हम क्लियर आउट कराएंगे. अगर एडिशनल फ्लोर्स बने हैं तो इन एडिशनल फ्लोर्स को तोड़वाएंगे. माजी में भी हुआ है, ये नहीं कि अभी सिर्फ हो रहा है. For the past several years, many buildings have been sealed, many builders have been jailed, many residents have been fined. ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, but कुछ buildings unfortunately अभी तक थी जो जी जी बिल्कुल, मैं माज़रत अगर आपकी बात काट रही हूँ. बहुत अच्छी बात है कि इसके बाद एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन बात सिर्फ इवैक्यूएशन की नहीं है, क्योंकि आप लियारी को अच्छी तरह जानते हैं. कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को घर नहीं मैसर होते, रिहाइश उनके पास नहीं होती, रिहाइश जो मिलती है वो बहुत महंगी होती है, हाउसिंग इज़ अफोर्डेबल. तो अगर आप इवैक्यूएट भी करेंगे उनको कहीं तो आपको लेकर जाना होगा. दे हैव टू लिव समवेयर. जी बिल्कुल, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. एक मुतबादिल फिर क्या है? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो इतने सारे रेजिडेंट्स हैं जिनको हम इवैक्यूएट करा रहे हैं तो उनको ऑल्टरनेट देना है. तो अगेन जिस तरह से सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज़ एक मिसाल है जिसके तहत हम 21 लाख फ्लड इफेक्टीज़ को बना के दे रहे हैं. तो obviously we have the capacity and the capability to build low cost homes for people in need. और इनके लिए भी obviously जो सिर्फ लियारी में नहीं बल्कि पूरे सिंध में about 750 such buildings have been identified जिनको हम evacuate करेंगे. तो obviously 750 buildings के जो families रह रही है तो उनके लिए government will soon announce परमानेंट सोल्यूशन. जिस तरह SPHF के तहत फ्लड इफेक्टीज़ को हमने कर दिए हैं तो इनके लिए भी ऑब्वियसली जो हाउसिंग है वो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से लेगी. लेकिन अब आप मुझे अंदाज़ा बता सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अंदाज़े हैं और ये भी हुकूमत के ही फिगर्स हैं कि तकरीबन 578 to 588 बिल्डिंग्स कहते हैं कि दे नॉट सेफ टू लिव इन ऑल ऑफ कराची. तो कितने रिहायशी हैं जिनको आपको मुतबादिल रिहाइश देनी पड़ेगी? और सवाल ये बनता है कि ये तो मुतासरीन सैलाब थे, क्या ये मुतासरीन हुकूमत इनको कहेंगे बिकॉज दे कुड नॉट प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग? नहीं, absolutely not, because again like I said earlier कि most of these residents they're living on a rental agreement, rental basis पे रह रहे हैं. तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ से जाएंगे तो कहीं और भी उनको रेंट तो देना पड़ेगा. यहाँ पे भी रेंट ही दे रहे थे बेसिकली. तो we will obviously try and identify other रेंटल यूनिट्स फॉर देम कि जहाँ यहाँ पे ये लोग रेंट पे रह रहे थे, बेशक महीने का 50,000 दे रहे थे या 40,000 जितना भी अमाउंट था, तो उसके मुतबादिल उनको. सबसे बड़ा जो चैलेंज है ओबियसली उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे पगड़ी जिसको कहते हैं कि गुड विल पे रह रहे थे कि जिनके घर शायद 50 साल पहले बहुत उन्होंने सस्ते लिए थे बट नाउ दे कैन नॉट अफोर्ड जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं उसके तहत नए घर शायद नहीं खरीद सकते. तो वो एक चैलेंज है हमारे लिए एब्सोल्युटली कि उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग हम जल्द कोई ना कोई अनाउंस करेंगे. अभी मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता बिकॉज आज की मीटिंग में कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं बताया गया. अभी अर्जेंट इमरजेंसी बेसिस पे व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कोई क्लिनिक्स या दीगर गवर्नमेंट कोई ऑफिसेज जो जहाँ पे इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं तो इनको इमीडिएटली हमने शिफ्ट करना शुरू कर दिया. लियारी के जो तकरीबन 22 बिल्डिंग है इनके तो रेजिडेंट्स को हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही फ़िलहाल एडजस्ट कर रहे हैं. जी, आपके वालिद साहब ने कहा था कि सईद गनी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. मैं सईद गनी को बोलूँगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफ़ा का? आप तो SBCA के मिनिस्टर हो. उन्होंने सवाल पूछा था obviously because किसी भी इदारे का जो हेड होता है वो मिनिस्टर होता है. तो द बक ऑलवेज स्टॉप्स एट द एंड, एट द बॉस जिसको बोलते हैं. तो आज क्योंकि DG SBCA को सैक कर दिया गया है तो आई डोंट थिंक सईद गनी साहब इज़ गोइंग एनीवेयर. अगर पार्टी की जो लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इफ़ ही थिंक्स दैट सईद गनी साहब शुड रिज़ाइन तो द डिसीजन इज़ अप टू द पार्टी चेयरमैन. आई डोंट थिंक कि मेरे वालिद के कहने से सईद गनी साहब
ریزائن کریں گے. نہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے. اگر ان کی غفلت پائی جاتی ہے ان دا فیوچر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو چیف منسٹر صاحب از دا ریلیونٹ اتھارٹی کہ وہ پھر ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کسی بھی منسٹر سے استعفے کے لیے. اگر آپ سعید غنی صاحب کی جگہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ میں انشور کرتا ایک تھرو ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن اور جو بھی شخص if he's found guilty تو کڑی سے کڑی سزا انشور کرتا کہ اس کو پہنچے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. جیسے رؤف خان نے کہا یہ تمام علاقہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. پیپلز پارٹی 100% ذمہ دار ہے اس واقعے کی, اور کراچی میں ایسے بہت سے دوسرے واقعات ہیں سب کو پتہ ہے. رنگی ہو, لیاقت آباد, بلدیہ, ناظم آباد, گل بہار, ایف پی ایریا, لانڈی, کرنگی, ملیر, شاہ فیصل, ہر جگہ ہزاروں مثالیں ملتی ہیں اللیگل کنسٹرکشن کی جہاں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر جوائنٹ کرپشن کرتی ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی کی کالی حقیقت ہے کے ڈی اے, کے بی اے اور ایس پی سی اے یہ تمام ادارے کرپشن سے بھرپور ہیں اور پیسہ ادھر ادھر بانٹا جاتا ہے. نقطہ کے اسپیشل کورسپونڈنٹ اختیار کھوکر کی اس رپورٹ کے مطابق سندھ بلڈنگ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کی کرپشن اور غفلت پر پچھلے سال رپورٹ تیار ہوئی تھی جو خفیہ رکھی گئی تھی. ایکشن کوئی بھی نہیں ہوا. اینڈ دس از اے پیٹرن. آپ افورڈیبل ہاؤسنگ, متبادل اور سستی رہائش فراہم نہ کر پائیں اور لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ نہ فراہم کر پائیں, کرپشن کو نہ روکیں تو وکٹم کو ہی بلیم کریں گے. حل موجود ہے اگر آپ لوگوں کا ووٹ حق نہیں ایک اعزاز سمجھیں. اب رخ کرتے ہیں کے پی کا. وہاں بھی وکٹم بلیمنگ چل رہی ہے. عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جانے سے اجتناب کرے جہاں پر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. جگہ جگہ وارننگ بورڈز لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ تنبیہ کے بورڈز لگے ہوئے ہیں. عوام کو میں خود چونکہ اطلاعات کی ذمہ داری میرے پاس ہے, کئی دنوں سے اس واقعے کے کئی دن پہلے ہم بار بار میڈیا پر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ عوام کو مانسون میں, بارش میں, ان حالات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور بہرحال میں عوام سے ابھی بھی اپیل کروں گا کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں, کوئی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں ان کے لیے خطرات پیدا ہو سکیں. ایٹ علی بابا نے اس علاقے کا احوال بتایا کہ یہ سیاح جو تھے دریا کے اس سائڈ پر گھوم رہے تھے جہاں ایک بند بنا ہوا ہے, اور وہ بند غیر معیاری کنسٹرکشن اس کی تھی, اور یہ غیر معیاری کنسٹرکشن بھی ٹھیکیدار کی کرپشن کو ظاہر کرتی ہے. لیکن مسئلہ صرف بند کا نہیں ہے, ریسکیو کا بروقت نہ پہنچنا بھی ایک وجہ ہے. اسی لیے ہم بات کرتے ہیں نقطہ کے کارسپونڈنٹ کامران علی سے. اس سانحے کو 9 دن گزر چکے ہیں, ابھی تک کیا کام ہوا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو رپورٹ یقیناً خیبر پختونخوا حکومت نے انکوائری کا حکم دیا تھا کہ 7 روز میں انکوائری مکمل کی جائے گی. اسی پر پشاور ہائی کورٹ میں بھی 3-4 کیسز جو ہے وہ مختلف لوگوں نے دائر کیے, لیکن آج تک جو انکوائری رپورٹ ہے وہ مکمل نہ ہو سکی. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتی ہے کہ اس واقعے میں حکومت یا حکومت کی جتنے بھی انتظامیہ ہیں وہ کتنی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انسٹرکشنز پر پھر اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ کے احکامات پر انکوائری رپورٹ جو ہے وہ تیار نہیں کی گئی. انیشیلی جیسے ہی واقعہ سامنے آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت نے یہ ایکشن لیا, چیف سیکرٹری جو تھے خیبر پختونخوا کے انہوں نے سوات اسپاٹ کا وزٹ کیا, اسی طریقے سے حکومتی وزراء نے جا کے وزٹ کیا, اور وہاں پر ایک اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا, اس چیز کا تعین کیا گیا کہ یہ جو واقعہ دراصل پیش آیا ہے اس کے پیچھے جو محرکات ہیں, وجوہات ہیں, وہ یہ ہے کہ تجاوزات قائم کیے گئے ہیں. اس کے بعد تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کارروائی کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا, اور چند ہوٹلز کی مسماری یا کچھ پارٹس کا ہم کہہ سکتے کہ اس کی مسماری کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن اسی دوران ایک وفاقی حکومتی رکن, ہم نام بھی لے لیتے کیونکہ بالکل سامنے آ چکا ہے, ان کا نام امیر مقام کے ہوٹل کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی کہ وہ بھی ریور سائٹ پر ہے. اسی پر انتظامیہ نے 2 دن تک آپریشن کو روکے رکھا اور پھر دوبارہ سے آغاز کر دیا گیا, لیکن وہ آپریشن دوبارہ رک گیا ہے. اور اسی میں ہے کہ کیا امیر مقام کا جو ہوٹل ہے وہ پریمیسز یعنی ریور سائٹ پر آ رہا ہے کہ نہیں. اسی کے بعد آج تک یہ تعین نہیں کیا گیا بلکہ آج اور کل کا بتایا جا رہا ہے. تو آپریشن کا جو سلسلہ تھا وہ وہیں پر رک گیا. اس سے پہلے بھی بہت سیلاب آتے رہے ہیں, فلیش فلڈنگ اور بڑے بڑے سیلاب, اور ہر بار تجاوزات کی بات ہوتی ہے, تو ابھی تک وہ
होते क्यों हैं? तजावुज़ात कायम क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब तो हुकूमत के पास भी नहीं है, इंतज़ामिया के पास भी नहीं है, क्योंकि NOC इसी इंतज़ामिया ने जारी किया होता है, इसी हुकूमत ने जारी किया होता है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2014 में एक कानून पास किया था, प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स, यानी रिवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। उसके मुताबिक 200 फीट जो है वो आप रिवर के करीब जो है वो कोई तामीराती काम नहीं कर सकते। ये 200 फीट तब हम काउंट करेंगे जब दरिया में पानी का बहाव एक्सट्रीम पर हो, यानी जिस तरीके से उस दिन पानी था इसी हिसाब से जाकर 200 फीट के करीब जो है वो आप कोई तजावुज़ात या तामीरात नहीं कर सकते। उसके बावजूद हमने देखा कि अभी जो इत्ला मेरे पास आई है वो यही है, जिस होटल की वजह से या जिस होटल के स्पॉट पे ये वाक़या पेश आया उस होटल को आज दोबारा शुरू कर दिया गया है। हुकूमत ने अगरचे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी और उसी रिवर साइड पर जाके उन्होंने कुर्सियाँ लगाई है और साथ में ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमारा होटल जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। तो इस चीज़ लेकिन कामरान, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि कुछ सीखते नहीं है। बैरिस्टर सैफ भी उनका ये कहना था कि लोग ये नहीं देखते कि 80 लोग जब ये फ्लैश फ्लडिंग का और बारिश का सीज़न होता है उनको रेस्क्यू भी किया गया है। इससे माइंडसेट के बारे में आपको क्या पता चलता है? देखिए, एक चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है वो हमें मुज़ाहिरा उसका करना चाहिए और उस चीज़ को समझना चाहिए कि रिवर साइड पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब शहरी कोई कोताही करते हैं, कोई गलती करते हैं तो उसके लिए कानून होना चाहिए, उसके लिए कानूनी कार्रवाई का एक तरीका होना चाहिए। और जब इस तरीके के सिचुएशन जो है वो इमर्ज करते हैं, सामने आती है, तो फिर हुकूमत के पास क्या इंतज़ामात है। अब हुकूमत अपनी गफलत, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए वो सारा मलबा उन्हीं टूरिस्ट पे डाल रही है। जो कमिश्नर मलाकन डिवीज़न है उनकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो इवेंट्स बयान किए हैं, यानी इवेंट्स लीडिंग टू द इंसिडेंट, उसमें सारा मलबा जाके उन्हीं टूरिस्ट पे डाल दिया है। सबसे पहले उसमें ये लिखा है उस रिपोर्ट में कि जो टूरिस्ट थे जैसे ही 8:36 यानी सुबह 8:36 पर होटल पहुँचे तो जब नाश्ता किया है, जो रूटीन का काम था वो किया, तो 9:35 के करीब इन्होंने रिवर साइड पर जाना चाहा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका और वो नहीं रुके बल्कि जाके वो बैक डोर से वो जाके रिवर साइड पर गए। तो इसी दौरान क्या SOPs है, जब सिक्योरिटी गार्ड ने उनको मना किया और वो मना नहीं हो रहे थे तो क्या SOPs को फॉलो किया, क्या गाइडलाइंस है? ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है, जब वो जाके गए रिवर साइड पर और तकरीबन 10 मिनट के लिए वो जाके अपने तस्वीर या जो भी कर रहे थे वो बना रहे थे, तो 9:45 पर यह वाक़या पेश आया। रेस्क्यू जो ऑपरेशन शुरू होता है वो तकरीबन यानी फुल प्लेज जो ऑपरेशन है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि इनिशियली रेस्क्यू टीमें तकरीबन विदिन 20 मिनट्स पहुंच गई थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा था तब तक तमाम जो अफराद थे वो डूब गए थे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू कर रहे थे तो 20 मिनट में लोग पहुँचे। फुल प्लेज जो ऑपरेशन था वो तकरीबन 40 मिनट बाद शुरू हुआ है, यानी रेस्क्यू को कॉल जो गई थी वो 9:49 पर गई है और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू हुआ वो तकरीबन 9:20 के बाद शुरू हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ऑन रिकॉर्ड जो सवात के DC थे, जिस वाक़े के बाद उन्हें OSD बना दिया गया और ओहदे से हटा दिया गया, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अच्छा, हम ड्यूरेशन का और जो रूट है उसका अगर थोड़ा सा जायज़ा ले, एनालिसिस कर ले, तो मिंगोरा से इस स्पॉट पर पहुँचने के लिए तकरीबन गाड़ी का जो फासला है वो 10 मिनट का है, लेकिन ये गाड़ी जो रेस्क्यू की टीम पहुंचती है वो 20 मिनट बाद पहुंचती है। और जब पहुंचती है तो उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि जो ऑपरेटर है, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो कॉल ऑपरेटर है रेस्क्यू के लिए जो कॉल आई थी उसने उसको मेडिकल इमरजेंसी समझी और उसी के बिना पर जाके एक एम्बुलेंस भेज दिया। तो ये इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसके लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस और 2 एहलकारों को भेजना, तो ये यकीनन इंतज़ामिया की जो लापरवाही या गफलत है उसकी निशानदेही करता है। और ये चीज़ें सामने आती है कि सबसे पहले जो कॉल ऑपरेटर है क्या वो इतना नाअहल और इतना जो है वो ना समझे कि वो ये क्लैरिफाई नहीं कर सकता या किससे पूछ नहीं सकता कि उससे तफसील ले ले कि किस किस्म की इमरजेंसी है। कामरान, मैं एक कंक्लूजन चाहती हूँ आपसे। हमने कोशिश की थी बैरिस्टर सैफ से ख़ुद बात करने की, लेकिन वो तैयार नहीं थे। आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े की वजह से ये जो कमज़ोरियाँ हैं रूनुमा तो हो गई, आपको लगता है कोई सबक सीखा जाएगा? अगर आप मुझे 2 लाइनों में मुख्तसरन बता सकते हैं।
میرے خیال سے واقع ہے، اور ہمیشہ ہم جو ہے وہ انکوائریز بھی کرتی ہے، اسی طریقے سے کمیٹیاں بھی تشکیل دی جاتی ہے، لوگوں کے ٹرانسفر تبادلے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ واقعات اسی طریقے سے رپورٹ ہو رہے. آج بھی آپ اگر سوات میں جس طریقے سے میں نے شروع میں ذکر کر لیا کہ وہ ہوٹل دوبارہ سے شروع ہو گئے اور وہ ٹورسٹ کو جو ہے اور اسی طریقے سے وزٹرز کو انوائٹ کر رہے، کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہوگا. 2022 میں ہم نے دیکھا کوہستان میں اسی طریقے سے 5 جوان جو ہے وہ بہہ گئے تھے، ڈوب گئے تھے، اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. آج یہ پھر ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی بہتری آ جائے، لیکن بظاہر کوئی اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے. جب اقدامات نظر نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتری نہیں آ سکتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی وجہ سے بارش، آگ اور سیلاب کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن ہم ایسی صدی میں، ایسے وقت میں، ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں سیٹلائٹ امیجری، اے آئی پیٹرن ریکگنیشن اور ویدر پریڈکشنز پر کام ہو رہا ہے. ایمرجنسی رسپانسز بھی بہتر ہو رہے ہیں. جیسے احمد مسرور نے لکھا، میں اس افسوسناک واقعے کو ہضم نہیں کر پا رہا. موت تقدیر ہے، لیکن آج کے دور میں جہاں سیٹلائٹس، 4G انٹرنیٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرونز اور روبوٹکس کا زمانہ ہے، وہاں اگر ہمیں 5 منٹ بعد آنے والے سیلاب کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ٹیکسس میں دیکھیں، 107 لوگ مارے گئے اور سوال ٹرمپ حکومت سے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے نیشنل ویدر سروس میں کٹس کیوں لگائے. نیشنل ویدر سروس یعنی کہ NWS ایک امریکی حکومتی ادارہ ہے جو موسم، پانی اور کلائمیٹ کا ڈیٹا، پیشن گوئی اور وارننگز دیتا ہے تاکہ لوگوں کی جان، مال اور پراپرٹی کی حفاظت ہو. یہ پاکستانی شہری اور متاثرین کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومت سے پوچھیں کہ رسپانس ٹائم اتنا کمزور کیوں تھا، آگے بہتری کیسے لائی جائے گی. There are solutions. We have to demand them.